स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि आप सबको पता हो, जो कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, जिसके मद्देनज़र सरकार ने ये योजना बनाई कि सभी बच्चों को किस तरीके से उनके घर पे रहते हुए पढ़ाया जा सके। तो उसके मद्देनज़र अब जो कक्षाएं होंगी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल्स के जरिए होंगी, और जिसमें आपकी क्लास का ग्रुप बनाया गया है, और यहाँ टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वीडियो शेयर करेंगे या यूट्यूब चैनल पे, उसके माध्यम से आप हम सबसे जुड़ सकते हैं। तो मैं मोहम्मद राशिद राज, कक्षा 9 का पहला चैप्टर है मोशन यानी गति के विषय में आपको थोड़ा सा पढ़ाने से पहले जानकारी दे देते हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दो अवस्थाओं में प्राय देखने को मिलती हैं, एक तो विराम अवस्था में और दूसरी गति अवस्था में। तो इसके बारे में अभी हम समझाते चलते हैं आपको। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, उसमें दो अवस्थाओं में है, भौतिक विज्ञान के आधार पर, और अगर रसायन विज्ञान में चले जाएंगे तो इनकी अवस्थाएं तीन होंगी। गति वस्तुओं की अवस्थाएं, द्रव, ठोस और गैस। लेकिन यहाँ हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो अवस्थाओं में उसमें होंगी, गति अवस्था में और द्रव अवस्था में। गति अवस्था से तात्पर्य हमारा ये है, अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने अवस्था में परिवर्तन करती है तो वस्तु के बारे में कहा जाता है कि वो गति अवस्था में है। और समय परिवर्तन होने के साथ साथ यदि वस्तु वहीं स्थिर रहे जहाँ उसे हमने प्रारंभ में देखा था, तो कहा जाएगा कि वो विराम अवस्था में। तो इस आधार पर वस्तु दो तरह की हो गई। पहला गति अवस्था, ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ साथ अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेती हैं, और दूसरी विराम अवस्था, जो समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करते हुए स्थिर बनी रहती है, जहाँ उन्हें हमने शुरू में यानी प्रारंभ में देखा और अंत में भी वही पाया। तो पहला हमने कहा गति अवस्था, समय के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, एक आध ऐसा उदाहरण बता सकते हैं आप जिसके आधार पर हम ये कहें कि ये वस्तु गति अवस्था में। जैसे कि चलती हुई घड़ी की सुइयां, चलती हुई मोटरसाइकिल, मोटर आदि, और अनेक उदाहरण हो सकते हैं। दूसरे प्रकार की वस्तु है विराम अवस्था में। यदि वस्तु समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करे, अपितु स्थिर रहे, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था में कहा जाएगा कि ये वस्तु विराम अवस्था में। जैसे
मकान, स्टूल आदि। और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमारा मकान जहाँ स्थिर है वहीं स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद यहाँ से चलकर अलीगढ़ से चलकर मुंबई चला जाए या कन्नौज चला जाए। इसी के आधार पर हम, क्योंकि हमारा टॉपिक है गति, हम आगे बढ़ते हैं। तो गति के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गति की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे चाल, जिसे इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं। चाल क्या होती है? एकांक समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई, तय किए गए रास्ते की दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर, इसे प्राय ऐसे दिखाया जाता है, तय दूरी को बी से कह सकते हैं आप, बटे लगा समय। समय को टी से प्रदर्शित किया जा सकता है। स्पीड बराबर d/t कह सकते हैं। हाँ, यही हम आपको एक बात और बताते चलते हैं। वस्तुएं 2 प्रकार की और होती हैं गति के आधार पर, सदिश और अदिश। अगर गति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 सदिश राशि और अदिश राशि। दोनों ही गति अवस्थाओं में, लेकिन अगर कोई वस्तु गति करते समय उसकी दिशा का निर्धारण निश्चित होता है, एक निश्चित दिशा में अगर वो गति कर रही है, कहा जाता है कि वो सदिश राशि है। और अनिश्चित दिशा में जिगजैग फॉर्म में अगर मोशन हो रहा है, हमारी गति हो रही है, तो कहा जाता है कि वो अदिश राशि है। तो सदिश राशि जैसे कह सकते हैं हम वेग, कोण, संवेग आदि। आदेश में जैसे चाल, कार्य आदि। ठीक है, ये दोनों ही गति अवस्थाओं में है, चाल और वेग। लेकिन एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। तो दोनों में फर्क ये है कि सदिश की अगर हम परिभाषा देखते चलें, सदिश राशि परिमाण के साथ दिशा का होना आवश्यक, दिशा का होना आवश्यक होता है। दूसरी जो है अदिश, परिमाण के साथ दिशा का होना आवश्यक नहीं। देखते हैं सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है और साथ ही साथ दिशा भी होती है, और दिशा का होना कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। अदिश में परिमाण तो होगा, दिशा का होना जरूरी नहीं है। जैसे इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ से आपके विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या प्यारे बच्चों आप मेरे विद्यालय, मेरे घर तक पहुँच सकते हैं? नहीं। वजह यूँ क्या है? वजह इसका कारण ये है कि हमने
दूरी यानी परिमाण बता दिया, लेकिन साथ ही साथ हमने दिशा से अवगत नहीं कराया। ये नहीं बताया आपको कि उत्तर दिशा में है मेरा घर, आपके विद्यालय से या पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थिर है। अगर हम दिशा का आकलन और करते चलें, साथ साथ प्रदर्शित करते चलें, दिशा को बताते चलें, तो आप निश्चित रूप से मेरे घर पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप, यदि मैंने 5 किलोमीटर की दूरी बताई और आप 5 किलोमीटर पूरब के बजाय पश्चिम की तरफ चले गए, तो इसका तात्पर्य ये हुआ आप मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए, जबकि आपको मेरे घर आना था। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि सदिश राशियों में परिमाण के साथ दिशा अति आवश्यक है, और अदिश में ऐसा ज़रूर नहीं है, परिमाण होता है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे आपका 4 है, कार है आदि, ये अदिश है। सदिश के उदाहरण पहले भी दे चुके हैं हम, बेग है, कौन है, संवेग है आदि। तो इसी आधार पर हमने इससे पहले आपको समझाया था चाल, एकांत समय में तय किए गए रास्ते की दूरी को हम चाल कहते हैं। तो इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान आएंगे, दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी जो है तय किए गए रास्ते की लंबाई है, दूरी है, और विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई को हम कहते हैं विस्थापन। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये पूरा दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा, ये भी कहलाएगा विस्थापन, ना कि दूरी, क्योंकि इसमें हमें दिशा भी दी हुई है, एक निश्चित दिशा में हम चल रहे हैं, और परिमाण भी दिया है। अगर हम ए से चले, यहाँ बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, अगर हम पहले सी पर गए, फिर ई पर गए, फिर बी पर आए, फिर इस पर गए, फिर सी पर गए, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, इसमें ये क्या है? ये इसमें दिशा का निर्धारण नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की दूरी है। इसलिए ये ए से लेकर जी तक तय किया गया रास्ता दूरी कहलाएगा, और ए से बी तक तय किया हुआ रास्ता प्रथम चित्र में विस्थापन कहलाएगा। ये एक निश्चित दिशा की ओर हम चल रहे हैं, और इसमें दिशा का कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कह रहे हैं, और इसमें दिशा का निर्धारण आवश्यक नहीं है। यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। दूसरे शब्दों में विस्थापन की एक परिभाषा और दी जा सकती है, जिसमें ये कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु ए है हमारे पास, ये बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है। ए पर गए हम पहले बी, फिर सी, फिर डी। हमें जाना था ए से सी, हमने क्या किया? पहले बी पर जाना पड़ा हमें, फिर डी पर जाना पड़ा, फिर सी पर। अगर हम डायरेक्टली चले जाएं तो ये हमारा ए टू बी, ये कहलाएगा विस्थापन। और अगर हम पहले ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, इस तरीके से हम ए सी जाते हैं, तो ये कहलाएगी दूरी, ये होगी दूरी। तो और जबकि डायरेक्टली अगर कहें ए सी और ऊपर अगर इसके ऊपर एरो बनाने, तो ये कहलाएगा विस्थापन। सदिश राशियों के ऊपर प्राय एरो का निशान तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो AC अगर डायरेक्ट चले जाए उसी, तो हम कहेंगे ये विस्थापन है। या विस्थापन की एक परिभाषा और करके आ सकती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, हमें जाना था A to C, A से C पर जाना था। एक तरीका तो यह है A से C पर डायरेक्ट चलाया जा सकता है,
दूसरा ये ए से बी जाएँ, बी से डी जाएँ, डी से सी जाएँ। तो अगर हमने ये लॉन्ग वे यूज़ किया है, ये कहलाएगा दूरी, और ए से सी पर चले गए, ये कहलाएगा हमारा विस्थापन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सिलेबस मैंने आपने देखा है डायरेक्टली वो 9 पॉइंट पर चले गए हैं, गति के समीकरण पर, क्योंकि बेस यही है। ये हमारा क्लियर होगा तभी हम आगे समझ पाएंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन जब आपने पढ़ लिया, कोण पढ़ेंगे और वेग पढ़ेंगे, इसके बाद गति के समीकरणों का निरूपण पढ़ेंगे, गति के समीकरण क्या होते हैं। तो उससे पहले हमने सोचा कि इसे बताना आवश्यक है, इसलिए आपको ये बताया। जो अभी हमने देखा कि वेग, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, वेग यानी एकांक समय में किया गया विस्थापन को हम वेग कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप सूत्र देख रहे हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ हम यह देखेंगे इस वेग को हम u और v से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया है तो उसे u से प्रदर्शित करेंगे, अपनी वेग v से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार इससे पहले हमने कभी आपको पढ़ाया था चाल। हमने कहा था चाल बराबर तय किया गया रास्ते की लंबाई या दूरी बटे समय, तो हमने चाल कहा था। अब यहाँ हमने वेग बताया है, जबकि और इसका मात्रक अगर देखें, वेग का मात्रक कैसे निकालेंगे, बराबर विस्थापन का मात्रक। ये बच्चों यहाँ हम वेग के बारे में बता रहे थे। वेग का मतलब है विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। जैसा आप जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक मीन्स यहाँ हम एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम है हमारा मापन का इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें लंबाई को आप मीटर में नापेंगे। मीटर में लंबाई को मीटर में मेजरमेंट किया जाएगा, मापा जाएगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाएगा, किग्राम। और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिस्टम। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, जो इसका मात्रक हमारे हिसाब से होना चाहिए मीटर बटे समय। समय का मात्रक है सेकंड, मीटर सेकंड। तो इसको लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड। और इसका दूसरा मात्रक भी हो सकता है, बड़ा मात्रक हो सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड क्या हो सकता है, बड़ा मात्रक हो सकता है किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसको हम लिख सकते हैं एम एस माइनस 1। इसको भी लिखा जा सकता है के एम एस की घात -1। तो इसको पढ़ा जाता है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये सदिश राशि है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सामान्य जानकारियां थी यहाँ तक पहुँचाने तक, गति चैप्टर की तरफ बढ़ाने के लिए। तो अब हमारे चैप्टर में हम देखेंगे वेग। आपने जाना, वेग के बाद आप जानेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी एक सदिश राशि है। त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग बटे समय। यानी मान लीजिए कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में उसका वेग v हो जाता है, तो इस प्रकार उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? तो त्वरण हो गया आपका, इसे हम a से दिखाते हैं, a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय।
अभी हमने कहा था कि प्रारंभिक वेग को आप u से दिखाएंगे, u स्मॉल u। अंतिम वेग को v से दिखाया जाएगा और समय को t से प्रदर्शित करेंगे और त्वरण होगा आपका a और वेग होगा, ये हो गया आपका a बराबर v अंतिम वेग v माइनस u बटे t। अगर तो ये होता है आपका त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय, या वेग परिवर्तन बटे समय। दर लगाने का तात्पर्य है समय से भाग करना। तो अगर हम ये कह रहे हैं वेग परिवर्तन की दर, तो फिर हम समय नहीं कहेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय कहेंगे या वेग परिवर्तन की दर कहेंगे। या दर आ जाएगा मींस समय से उसमें हमने भाग किया है, ठीक। तो इसका मात्रक हुआ, त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वो इसलिए हुआ क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक, और यह भी एक सदिश राशि है। हम बात करते हैं, तो यहाँ इससे पहले हम आपको बताते चले कि गति के कुल 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण होते हैं, जिनका भी हम उल्लेख करेंगे नीचे। और इसमें हमें जो इस्तेमाल होंगी, जो संकेतों का इस्तेमाल होगा, वो प्राय u, v, t, a और s का होगा। u प्रारंभिक वेग होगा वस्तु का, v अंतिम वेग होगा, t समय होगा, a त्वरण होगा, s तय दूरी होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं समीकरण जो होते हैं गति के वो 3 होते हैं। पहला जो समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at, ओके। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो जहाँ u, v और at, s का संकेत हम इससे पूर्व ही प्रदर्शित कर चुके हैं क्या होता है इसका अर्थ। अब हम कल आने वाली वीडियो में आपको ये गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरणों का निगमन विस्तार से समझाएंगे। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।